तो हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो आप सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आइए। तो हमने स्थल मंडल कंप्लीट कर लिया था। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हम पढ़ रहे थे। कितने परिमंडल थे? पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल थे, जिसमें कौन कौन से थे? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर और वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल, जलमंडल, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, और एक हमारा इन तीनों से मिला हुआ जीवमंडल। ठीक है, ये 4 मंडल थे। हमने स्थल मंडल कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे जलमंडल के बारे में, उसके बाद वायुमंडल, फिर जीवमंडल। तो आज की इस क्लास में जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। अब जलमंडल हम कहते किसे हैं? पृथ्वी 71% जल से घिरी हुई है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अंतरिक्ष से देखने में ये नीली दिखती है। किसके कारण? जल के कारण, क्योंकि 71% जल से ये घिरी हुई है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसके बाद अगर ये जलमंडल की बात करें तो ये कौन कौन सा जल होगा इसमें? कौन कौन सा जल होगा इसमें? सबसे पहले महासागरों में, महासागरों का जल। उसके बाद दूसरे नंबर पे नदियों में बहता हुआ पानी। उसके बाद थर्ड नंबर पे भूमिगत जल। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम झील। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे जो बादलों के रूप में है, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में। अगला हिमानी के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में जो। तो ये प्रमुख हैं। महासागरों में व्याप्त जल यानी कि ओशियंस जो हमारे हैं। ठीक है। उसके बाद नदियों में जो हमारे रिवर्स में जो जल है। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल के रूप में जो है जल वो। उसके बाद झील जो लेक्स हैं बड़ी बड़ी, कैस्पियन सागर से लेके छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक। उसके बाद वाष्प के रूप में। उसके बाद हिमानी के रूप में व्याप्त जल। ठीक है। ये सभी रूप में व्याप्त जल क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। अब इनमें भी महासागरों में सबसे ज्यादा जल है। कितना है? 97%। इन सभी का, पूरे जलमंडल का 97% हमारा जो जल है वो महासागरों के रूप में है। ठीक है, महासागरों के रूप में है। 97% जल हमारा महासागरों के रूप में है। और जो कि गति, हमने यही पढ़ना है इसमें, बाकी हम डीप में नहीं जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। 97% जल काहे में है? महासागरों में व्याप्त है। और ये कितने महासागर हैं हमारे पृथ्वी पे? 5 महासागर हैं। 5 महासागर हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर। नंबर 2 अटलांटिक महासागर। नंबर 3 इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। नंबर 4 दक्षिणी सागर महासागर। और नंबर 5 आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये मैंने क्रम वाइज लिखा है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और उसके बाद आर्कटिक महासागर। महासागर की खास बात यह है
कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं महाद्वीपों की बात ये थी, वो अलग अलग थे, कुछ महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, कुछ अलग अलग थे, लेकिन महासागर आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कुछ प्रमुख चीजें हम देख लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। प्रशांत महासागर वगैरह के बारे में हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख चीजें। तो महाद्वीप कितने हो गए? 7। महासागर कितने हो गए? 5। आकृति के अनुसार भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर। पूरे सबसे बड़ा महासागर, सबसे पहली बात लिखो, सबसे बड़ा महासागर है जलमंडल का 1/3 भाग। संपूर्ण जलमंडल का 1/3 भाग। जैसे 1/3 भाग पे एशिया था ना, स्थलमंडल के 1/3 भाग पे एशिया था, वैसे ही जलमंडल के 1/3 भाग पे कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर है, जलमंडल के 1/3 भाग पर व्याप्त है, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या, इसकी आकृति कैसी है? लगभग वृत्ताकार है। लगभग ये कैसा है? वृत्ताकार है आकृति, लगभग वृत्ताकार, ठीक है। इसके बाद संसार की सबसे गहरा भाग, संसार का सबसे गहरा भाग, सबसे गहरी खाई विश्व की कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। मेरियाना ट्रेंच यहीं पर है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, 11,022 मीटर, ठीक है। सबसे गहरी खाई यहीं पे है, जिसे हम मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। तो ये चीजें तो हो गई प्रशांत महासागर के बारे में। अब प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप देखते भी रहिए थोड़ा थोड़ा। ऐसे बेसिक जानकारियां तो आपको पता ही होंगी, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। आप इस क्लास को 1.5 में या 1.25 में भी देख सकते हो, स्पीड में। इसके बाद दूसरा है हमारा अटलांटिक। अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर यानी इसको अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर। आकृति कैसी है इसकी? आकृति एस आकार की, ठीक है। आकृति एस आकार की है इसकी, और ये दूसरा बड़ा महासागर है, दूसरा बड़ा महासागर। आकार के आधार पे दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी एक खासियत है, इसके तट अनियमित तथा दंतुरित हैं। इसके तट इंडेंटेड कहते हैं, क्या कहते हैं? अनियमित, इरेगुलर, और दंतुरित मतलब दांत की आकृति के, ऐसे 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 करके हैं, दंतुरित हैं, जो कि प्राकृतिक हार्बर, प्राकृतिक पोताश्रय हेतु आदर्श स्थल बनाते हैं। मतलब इसके जो तट है ना, वो दंतुरित आकृति के हैं, जो कि प्राकृतिक जो बंदरगाह हैं उनके लिए आदर्श पोताश्रय, मतलब जो
प्राकृतिक बंदरगाह उनके लिए आदर्श स्थल बनाते हैं। इसीलिए ये यहाँ पे मतलब क्या होता है, ज्यादा व्यापार होता है। ठीक है, व्यापार हेतु सबसे व्यस्ततम महासागर है, सबसे ज्यादा व्यापार यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके पश्चिम में कौन कौन से हैं अटलांटिक महासागर के? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पूर्व में यूरोप और आपका अफ्रीका। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका। तो ये ऐसा आकृति का है। आपने हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर के बारे में देखा। अब हम देखेंगे अब कौन सा आएगा तीसरे नंबर का, हिंद महासागर। तीसरे नंबर पे है इंडियन ओशन। इंडियन ओशियन। ठीक है, हिंद महासागर। तीसरा बड़ा महासागर, आकृति कैसी है इसकी? आकृति लगभग त्रिभुजाकार। ठीक है, तीसरे नंबर का महासागर है ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है या पड़ा है। ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया। कौन सा देश है? हिंदुस्तान, इंडिया। इंडियन ओशियन कहते हैं इसको। ठीक हो गया, ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हाईलाइट करके, तभी मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या होगा इसमें? ठीक है, इतना ही जानो इसके बारे में। उसके बाद कौन सा है महासागर अगला? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर कहाँ पे है? नया नया नाम सुन रहे हो क्या? दक्षिणी महासागर हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के नीचे वाला हिस्सा, यानी कि हम ये कह सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर व्याप्त जलीय भाग। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर व्याप्त जलीय भाग जो है उसे दक्षिणी महासागर कहते हैं। ठीक हो गया, सदर्न सी कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा, कौन सा बचा? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर होगा ये कहां पे है? उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर व्याप्त महासागर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर, नॉर्थ जो पोल है उसके चारों ओर व्याप्त महासागर। और प्रशांत महासागर से अलग कैसे होता है? उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यह प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के माध्यम से अलग होता है। चलो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो। बेरिंग, अगर ये क्वेश्चन आ गया आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर किस संधि से अलग होते हैं, तो बेरिंग जल संधि। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमारा हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक हो गया, इतना कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? एटमॉस्फेयर। दो मंडल कंप्लीट हो गए, जल मंडल और स्थल मंडल। अब हम देखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक हो गया, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के चारों ओर
इसमें हम लिख सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए गैसों का आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत तक है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यह 16,000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अनंत तक है। ठीक है, गैसों का आवरण। अब कौन कौन सी गैसों से बना हुआ है वायुमंडल? बहुत सारी गैसें हैं, नॉर्मली 3-4 गैसें आपने याद रखनी है। सबसे पहले नाइट्रोजन। अच्छा हाँ, वायुमंडल किस किस चीज से बना हुआ है? वायुमंडल किस किस चीज से बना हुआ है आपका? एक, सबसे पहले गैसों से, ठीक है, गैसों से। दूसरा जलवाष्प से। तीसरा धूलकण। इन सब से मिलके कौन सा क्या बना हुआ है हमारा वायुमंडल? गैसों से वायुमंडल की संरचना हुई है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना किन किन चीजों से हुई? एक तो गैसों से, एक जलवाष्प से, एक धूलकणों से। अब इन गैसों में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। कितनी परसेंट? 78%। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारी ऑक्सीजन, जो है 21%। उसके बाद बचे हुए भाग में कौन सी हैं? हमारी अन्य गैस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सभी आती हैं। वो कितनी हैं अन्य गैसें? 1%। ठीक है, आप घबराइए मत। इसके बाद जब हम पूरा वायुमंडल पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको हर एक गैस के अनुपात बताऊंगा, 9-10 गैसों का अनुपात लगभग बताऊंगा। तो अभी आपने ही जानना जरूरी है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है 78%, ऑक्सीजन 21%। और एक गैस का नाम आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये लिमिटेड मात्रा में मौजूद होती है वायुमंडल में। ये ताप को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, किसको? हीट को। और इसमें अगर वृद्धि हुई, ये लगातार ये औद्योगिकरण जो हो रहा है, उद्योग वगैरह हो रहे हैं, जो हमारे जो वाहन वगैरह चल रहे हैं, इनके माध्यम से क्या हो रहा है? हमारी CO2 ज्यादा बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन हो रहा है, जिससे कि अनेक जलवायुवीय घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग टाइप की। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये चलो ये अलग चीज है। देखो, वायुमंडल किन किन चीजों से बना है? गैसों से, जलवाष्प से, धूलकणों से। ठीक है, गैसों में कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और क्या बोलते हैं इसमें, और क्या है? इसके अलग अलग आवरण हैं। ठीक है, अलग अलग इसके क्या है? आवरण हैं। कहने का मतलब है अलग अलग लेयर्स में है ये। नॉर्मली एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसके अलग अलग मंडल हैं, अलग अलग लेयर्स है। जैसे अर्थ है ना, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है, ये बांटा गया है अलग अलग लेयर्स में। कोई ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिनरी लेयर्स हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इनमें गैसों के अनुपात में घटना बढ़ना होता है, तो तब ये अलग अलग लेयर्स में, हर लेयर में अलग अलग गैसों का अनुपात है, तो तब इसको बांटा गया है। सबसे पहले क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक है? 8 से 18 किलोमीटर। ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल हमारा पाया जाता है। समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं यहाँ पे होती हैं। मौसम परिवर्तन जो होता है
यहीं पे होता है, यहीं पे बादल बनते हैं, यहीं पे ताप दाब जो भी घटनाएं होती हैं वो यहीं पे होती हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल। उसके बाद सेकंड है समताप मंडल। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, ये है आपका 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। समताप मंडल मतलब समान तापमान यहाँ पे रहता है। इसके नीचे वाली लेयर में 18 किलोमीटर से थोड़े से 30 किलोमीटर अगर आप मानो, या थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कह सकते हो, यहाँ पे समान तापमान पाया जाता है। यहाँ पे कुछ फिर जो मौसमी घटनाएं होती है ना, समाप्त हो जाती हैं। इस मंडल में ऊपर साइड को यानी कि 35 किलोमीटर के लगभग इससे ऊपर थोड़ी सी ताप में वृद्धि हो जाती है। इसी में कौन सा मंडल है? ओजोन मंडल की वजह से। ओजोन मंडल भी इसी में ही आता है, ठीक है, ओजोन जो मंडल होता है वो भी इसी में आता है, वो अलग से हम देखेंगे कभी। उसके बाद हमारा आता है मध्य मंडल। ओजोन मंडल जो है वो समताप मंडल का ही भाग होता है। वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, पृथ्वी तक आने से बचाता है, उन किरणों को फिल्टर करता है, यानी कि एक छन्नी टाइप का है वो, ठीक है। ये मध्य मंडल जो है, यहाँ पे टेम्परेचर फिर कम होने लग जाता है। ये है आपका 50 से 80 किलोमीटर तक, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर तक हमारा मध्य मंडल। यहाँ पे टेम्परेचर कम होने लग जाता है बिल्कुल। उसके बाद हमारा आएगा आयन मंडल। समस्त प्रकार की जो रेडियो की तरंगें होती हैं वो आयन, यहाँ पे आयन होते हैं, समस्त प्रकार की रेडियो तरंगें यहाँ पर को पाई जाती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। आयन मंडल ये कितने किलोमीटर तक है? 80 से 400 किलोमीटर। इसकी अलग अलग लेयर होती हैं, डी ई एफ, ठीक है, अलग अलग लेयर होती हैं डी ई एफ करके। और इसके बाद है पांचवा बहिर्मंडल। इसको आप 400 किलोमीटर से प्लस, 400 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक, मतलब 400 किलोमीटर से ऊपर बहिर्मंडल कहते हैं इसको। इसकी ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है। तो जो हमारा वायुमंडल है इन लेयर्स में बटा हुआ है। सबसे पहली चीज, वायुमंडल बना किन चीजों से है? किससे बना हुआ है वायुमंडल? जलवाष्प, गैस, और थर्ड है धूलकण। धूलकण, ठीक है, जलवाष्प, गैस और धूलकण। जलवाष्प का मतलब जो अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे फॉग है, बादल है, ठीक है, तो जलवाष्प यहाँ पे पाया जाता है बादलों के रूप में। और गैसें अलग अलग होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी गैसें यहाँ पे पाई जाते हैं। धूलकण, इनसे बना हुआ है वायुमंडल। और कौन कौन सी लेयर होती हैं? तो 3, 4, 5 ये लेयर्स। ये एक प्रकार का विभाजन है, इसके अलावा भी अनेक विभाजन, सममंडल, विषममंडल, ऐसे भी बांटते हैं ना गैसों के अलग अलग तरीकों। तो इसे कहते हैं वायुमंडल। इतना अभी आपके लिए जानना जरूरी है, इनकी आप ऊंचाई याद रखिएगा। इसके बाद हमारा बचता है, 3 चीजें कंप्लीट हुई हमारी। जो अभी इस वीडियो को नया नया देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो को भी देख ले, इंपॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ा है, ये हमें आता है, कह के स्किप मत करना, क्योंकि बेस मजबूत होगा तो तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। कभी कभी हमारा बेस मजबूत नहीं होता और हम ऊपर की चीजें पढ़ते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। गलत होने का यही रीजन है। क्वेश्चन, वायुमंडल भी हमारा हो गया। उसके बाद जीवमंडल, छोटा सा है जीवमंडल या बायोस्फीयर। मैंने आपको बताया था जहां पे जल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल मिलता है एक सीमित एरिया पे, क्या पाया जाता है? जीवमंडल। यहाँ पे लिख सकते हैं, जल, वायु तथा स्थल के मिश्रित स्थान पर सीमित व्याप्त मंडल जिसमें जीवन संभव है। जीवमंडल कहते हैं।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, जल, वायु तथा स्थल मंडल के मिश्रित स्थान पर जो कि सीमित व्याप्त है, सीमित व्याप्त मंडल जिसमें जीवन संभव है, जीवमंडल कहलाता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं जीवमंडल को, एक दो, इसे पादप जगत और दूसरा हमारा जंतु जगत। पादप जगत का मतलब वनस्पति हो गई ना, वनस्पति हमारी वेजिटेशन जो भी होगी। जंतु जगत, जंतु को भी हम दो तीन भागों में बांट सकते हैं। जंतु में कौन आ जाएंगे, मनुष्य और पशु पक्षी। ठीक है, इसमें स्तनधारी और सभी जो भी अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं, अनेक प्रकार की, चाहे वो जंतुओं की हो चाहे वो पादपों की हो, वो सभी कहाँ पे पाई जाएंगी, जीवमंडल में। तो इन सभी का मिश्रित स्थान क्या है, जीवमंडल, जहां पे पादप और जंतु एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जीवित रहते हैं। अब ये चारों मंडल जो हैं, ये चारों मंडल एक दूसरे के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एक के बिना दूसरे का कोई भी औचित्य नहीं है। और हमारे लिए यानी कि मनुष्य के लिए भी चारों मंडल इंपॉर्टेंट हैं। अगर पानी नहीं होगा तो हम मर जाएंगे वैसे ही, ठीक है, पेड़ पौधे मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी, एक भी गैस नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी किसी की। तो इसलिए ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल या फिर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये कंप्लीट होते हैं। जब ये चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, तो एक क्लास में मैं सभी के एमसीक्यू करवा दूंगा, जो जो इसमें दे रखे हैं ना, जो जो चाहे वो शॉर्ट आंसर हो या फिर जैसे भी हो, मैं पीपीटी के माध्यम से आपको करवा दूंगा। ठीक है, उस क्लास को हम लाइव करेंगे या कैसे भी करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो एक टेस्ट के माध्यम से, हम गूगल मीट के माध्यम से करें। ठीक है, जैसा भी सही लगेगा मुझे, जैसा भी कॉम्बिनेशन बनेगा आपके साथ वैसा मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, थैंक यू। और हाँ, चैनल को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, बाय।